बनारस की ठुमरी और कजरी महज एक गीत नहीं बल्कि सदियों की तपस्या है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही बनारस की मशहूर गायिका मौजूद है जिनकी आवाज में बनारस की आत्मा बसती है। विद्याभूषण और बनारस रत्न से सम्मानित सुचिता गुप्ता जी आज हमारी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज हमारे जो बातचीत होगी वो सिर्फ सुरों और तालों तक सीमित नहीं रहेगी। आज हम महिलाओं के संघर्ष की बात करेंगे जो अक्सर चकाचौंध और तालियों के पीछे छुपी रहती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारी पॉडकास्ट पर। तो मैम, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि मैम, आपने अपना जो संगीत का सफर शुरू किया वो किस प्रकार शुरू किया और क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आई? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार और जिस चैनल से आप हमें देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरह की चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी कलाकारों की तरफ से। मैं सुचरिता गुप्ता मूलतः असम की रहने वाली हूँ और बचपन से ही संगीत का माहौल रहा है। यद्यपि मेरे पिताजी स्वर्गीय मृणाल कांति दत्ता जी वो बिजनेसमैन थे, लेकिन संगीत की बहुत रुचि रखते थे और संगीत का मतलब जैसे ध्रुपद और ठुमरी जैसे चीजें वो गाते थे। तो माहौल जो है ना हमारे घर पे संगीत का रहा। लेकिन देखिए पुराने जमाने में क्या होता था कि लड़कियों को गाना नहीं सिखाया जाता था, तो इसीलिए गाना तो हम लोग को उस तरह से ना शुरू से नहीं सिखाया गया। लेकिन क्या होता है ना कि जो चर्चा जो होती है उसी से सीख जाते हैं बच्चे। तो जब मैं छोटी थी 3-4 साल की थी तो एक बार मेरे पिताजी गा रहे थे और उनके सारे लोग आए हुए थे, तबला के संगत करने वाले और हारमोनियम बजाने वाले। तो मैं बाहर बैठ के सुन रही थी। तो अचानक मेरे पिताजी बाहर निकले और देखे कि अरे छोटी सी बच्ची बाहर बैठी हुई है। तो उन्होंने बोले कि चलो तुम अंदर चलो। तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी। और मेरे पिताजी को भी लगा कि ना संगीत सीखना उसको पसंद है। तो पिताजी के साथ बैठते थे, थोड़ा बहुत गाते थे, वही शुरुआत हुई। लेकिन ये होता है कि जो असम जैसे मतलब देश प्रदेश, तो उसमें उतना संगीत का उतना मतलब जैसे शास्त्रीय संगीत का चर्चा उतना ज्यादा नहीं होता था। लेकिन फिर भी पिताजी ने हमारे गुरु जो है पद्मदास जी, तो उनको कहा कि भाई हमारे बच्चे को सिखाइएगा। तो वो हमारे गुरुजी आते थे और सिखाते थे। तो ऐसे करके शुरुआत हुई और पिताजी को सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं। और फिर एक समय आया कि हमारे जो गुरु बाद के जो गुरु है सविता देवी, विदुषी सविता देवी, तो उनसे मुलाकात हुई आसाम की जो गुवाहाटी में। उनका संगीत का कार्यक्रम था, वहां सुना। और जो मैं ठुमरी में बहुत शुरू से आकर्षित थी। मैं ठुमरी मेरे को गाना अच्छा लगता था, सुनना अच्छा लगता था। तो फिर मैंने अपने गुरुजी से कहा कि मुझे सीखना है। लेकिन ये है कि हमारे गुरुजी तो दिल्ली में रहते थे और मैं असम के मतलब गुवाहाटी से भी समझिए कि 12 घंटा की जर्नी करके फिर हमारे घर पहुंचा जाता था, जोरहाट के पास ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें बुलाएंगे और सिखाएंगे। तो उन्होंने गाना भी सुना मेरा। तो सुनने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको फोन करती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखा। उन दिनों तो और उतना फोन उनका उतना था नहीं। चिट्ठी लिखा उन्होंने पोस्ट कार्ड पे। तो उन्होंने बुलाया। फिर मैं अपने पिताजी के साथ गई और वहाँ गंदा बंधा मेरा और सीखना शुरू किया। पहला गाना जो आपने गाया था? पहला गाना जो उनसे जो सीखा हमने, ठुमरी, बनारसी ठुमरी। जब से श्याम सीधा रे सीधा रे सीधा रे, जब से श्याम सीधा रे, ये ठुमरी हमने सीखा। बहुत खूब। तो ऐसे ही प्रारंभ हुआ मेरा शिक्षा। जैसे पहले के समय में हम देखते थे कि जो महिलाएं गाना गाना चाहती थी उसको सिर्फ एक शौक बनाकर छोड़ दिया जाता था। तो क्या उस समय ऐसा कोई नजरिया था महिलाओं जो सीखना चाहती है संगीत को? नजरिया क्या था लोगों का? देखिए, इसके लिए आपको मेरे एक संस्था है, सप्तक संस्था, वहां पर आना पड़ेगा। आप देखिएगा कि 40 प्लस से लेके 80 इयर्स के लेडीज वहां पर गाना सीखने आती है। और उन लोगों का एक प्रोग्राम होने वाला है 18 जून को बनारस क्लब में। तो वो क्लासिकल के साथ भी हम लोग ट्रिब्यूट कर रहे हैं आशा भोसले जी को। आशा भोसले जी की अच्छे गाने और जो पॉपुलर गाने हैं वो भी गाएंगे। लेकिन इसके पहले वो क्लासिकल गाएंगे। शास्त्रीय संगीत का एक सेक्शन होगा, वो शास्त्रीय संगीत गाएंगे, प्लस उसके बाद फिर आशा भोसले का ट्रिब्यूट किया जाएगा। तो वहां पर आपको देखिएगा कि जो महिलाएं
महिलाओं को बचपन में सिखाया नहीं जाता था, संगीत सिखाया नहीं जाता, उतना भी था नहीं उन जमानों में। फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी, सब करते करते उम्र गुजर जाता था, लेकिन वो जो शौक है गाने का, वो शौक पूरा नहीं हो पाता था उनका। तो 60 साल के बाद भी उन्होंने ज्वाइन किया। एक जन तो थी, एक दो चार लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट सर्विस करते थे और 60 साल के बाद जो उनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद भी प्रयाग संगीत समिति से 6th ईयर तक का कोर्स भी किया। और अभी ठुमरी का हमने एक रखा है कि भाई प्रयाग संगीत समिति से जो 6th ईयर का कोर्स कर लेगा, उसी के बाद ही ठुमरी सीख सकते हैं। तो कुछ 10-15-20 महिलाएं ठुमरियां सीख रही है। तो ये है कि जो अंदर जो छिपे हुए, हम तो सबको कह रहे हैं कि अंदर छुपे हुए जो आपका जो इच्छाएं है, उसको आप पूरा करिए। एज कोई मैटर नहीं है, किसी भी एज में सीखने का चीज है, कभी भी सीख सकते हैं। तो यही कह रहे कि अगर मन में इच्छा होगा तो किसी भी उम्र में आप संगीत क्या कुछ भी सीख सकते हैं। मैम, हम आपके वक्त की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त में जैसे अगर किसी को शौक है, सीखना है म्यूजिक, तो उन महिलाओं के लिए क्या कठिनाई होती थी? क्या उनको बाहर जाकर सीखने की परमिशन होती थी, या फिर वो कई बार ऐसा सुनने में आता है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे समय में, जैसे हम 60s 70s की बात कर रहे हैं, 80s की भी बात कर रहे हैं, उस समय भी उतना नहीं था कि लड़कियां बाहर जाए या बाहर जाके जॉब करे, वो भी अलाउ नहीं था उन दिनों। तो इसीलिए महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती थी। और कुछ भी सीखना होगा तो बाहर जाके सीखना बड़ी मुश्किल होती थी उन जमाने में। लेकिन इसके बाद जो सबका भाई नजरिया बदली और महिलाएं बाहर निकली, तो हमारे समय तो बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि उस समय हमारे पिताजी का सपोर्ट था, इसलिए मैं बाहर निकल आई। ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग ऐसे भी है जो उनको मौका नहीं मिला बाहर आके सीखने का। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो अब तो चीजें बदल गई है, क्योंकि बदलना ही मतलब नियम है, प्रकृति का नियम यही है, हर चीज बदलता है, ये भी बदला है। तो अब तो बहुत आसान हो गया है। लेकिन एक चीज है कि शुरू में क्या होता था, संगीत जो है वो सिना मतलब अब गुरु के घर में जाके बैठ के सीखने का होता था, जाना होता था। तो अब ये होता है कि हर कॉलेजेस में, हर स्कूल में संगीत आने से ये आसान हो गया। और खाली महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी आसान हो गया। जो इस संगीत के उसमें आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। संगीत में PhD भी करके आप जॉब पा सकते हैं। और बहुत सारी चीजें, संगीत का प्रोग्राम्स वगैरह भी कर सकते हैं, कार्यक्रम वगैरह भी जा सकते हैं। तो अब तो आसान हो गया, लेकिन पहले बहुत कठिनाई थी, क्योंकि हमने कहा ना कि हम आ सके, हमारे पिताजी की सपोर्ट रहा, लेकिन बहुत लोग नहीं आ पाए, सीख नहीं पाए। मैम, बनारस में आप जब पहली बार आई थी, तब आपका वो अनुभव कैसा था संगीत को लेकर? उस समय संगीत क्या था बनारस के लिए? उस समय तो बनारस में बहुत ही अच्छा था। आज 1985 की बात बता रहे हैं आप, और 87 में मेरी शादी हुई है। 85 में मैं बनारस आ गई थी, क्योंकि मेरे को दिल्ली जाना था, और दिल्ली से ब्रेक जर्नी करके मैं बनारस आई और यहाँ पर एक प्रोग्राम अटेंड किया। और उसके बाद फिर 87 में मेरे यहाँ पर शादी हो गई। लेकिन जब हम 85 में यहाँ आए, आने के बाद हमने देखा कि जो संगीत को हम ढूंढ रहे हैं, जो ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, ये सब चीज मैं ढूंढ रही हूँ, वो तो खान बनारस में है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बनारस में रहना चाहिए। और मैं छोटे मोटे स्कूलों में जॉब करती थी, और मैं संगीत को ढूंढने लगी। और फिर हमारे गुरुजी के साथ तो मेरा कांटेक्ट था ही, आना जाना था ही। तो मैं उनसे सीखने लगी, और यहाँ पर बनारस में फिर रेडियो में ऑडिशन दिया। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पर स्मृति शेष पंडित हरिराम द्विवेदी जी थे। तो वो बहुत लोकगीत के और सुगम में बहुत अच्छे पोएट थे, और बहुत अच्छे कवि थे। वो उनका जो प्यार मिला मुझे, पिता समान प्यार उन्होंने दिया, और उन्होंने बैठा के मुझे सिखाया। तो पंडित हरिराम द्विवेदी जी का सच में मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने बनारस की जो पारंपरिक लोकगीत, उन्होंने ये चीज से हमारा परिचय कराया और सिखाया। तो इससे क्या हुआ कि बनारस के लोकगीत के बारे में हमें जानकारी मिली। तो इससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बनारस को पहचानने के लिए बनारस की जो संस्कृति है, बनारस की जो पारंपरिक गीत है, उस गीत को जानना बहुत जरूरी है। तब से अब तक में बनारस कई प्रकार से बदला, संगीत में भी कई बदलाव आए। तो कोई ऐसा पल है जो आप आज भी याद करती हैं, जो अब बदल सा गया है बनारस में? उसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उल्लेख करना चाहती हूँ कि पहले हम संकट मोचन समारोह में जाते थे, और वहां पर प्योर क्लासिकल संगीत होते थे। लेकिन आजकल कुछ सालों से वो बदल गया। वो चीज, वो पीस होता है, मुझे तकलीफ होती है उस बात का कि एक जगह ये होता था कि वहां पर सिर्फ शास्त्रीय संगीत होगा,
हाँ। सुबह मतलब शाम से शुरू होता था, सुबह हो जाता था और शास्त्रीय संगीत का ही चर्चा होती, शास्त्रीय संगीत ही गाई जाती थी। तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उस बात का थोड़ा तकलीफ है, तो यही मैं बोलना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि बनारस के लोगों को कि ये चीज की परंपरा जो हमारे सदियों से शुरू हुआ था, वो चीज को बरकरार रखे। तो वहां पर देखिए, सुगम संगीत, लोकगीत के लिए तो बहुत सारे मंच है, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, वो जो विदेशों में इतना पॉपुलर है, वो बनारस जैसे शहर में उस संगीत को, शास्त्रीय संगीत को बचाना जो है, उसको संरक्षण देना, हमारे जो यहाँ का बनारस के जो कलाकार है, सारे कलाकार मिलके उसको सपोर्ट करना चाहिए। आजकल तो यूथ जो ज्यादातर है वो रॉक बैंड, लाइव म्यूजिक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आप उन लोगों को किस तरह से देखती हैं? देखिए, बीच में ऐसा हो रहा था, मुझे भी लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं। आप देखिए, रियलिटी शो वगैरह देखिए कि बच्चे कितने अच्छे अच्छा गा रहे हैं। ठीक है, रॉक बैंड को और वेस्टर्न सॉन्ग को भी हम बुरा नहीं बोलते, क्योंकि उनका भी एक चीज है, हमारे भी ग्लोबलाइजेशन से ये फायदा हुआ कि उनकी चीज हमारे तक आ रहा है, हमारा चीज उनकी तरफ पहुंच रहा है। तो उनका चीज अगर अच्छी चीज है, हमें ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 3 ताल में गा रहे, उसमें भी 4/4 बीट्स का विभाग है और उन लोगों का भी 4 बीट्स का है, उस 4 बीट्स में अगर हमारा गाना अगर सेट हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं गाऊंगी? मैं गा सकती हूँ, ऐसा नहीं है। एक बार हुआ भी था, एक बाहर से आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रीय संगीत, यहाँ का शास्त्रीय संगीत हमारे बीट्स में गा सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल गा सकते हैं। आपका बीट्स बताइए कि 4 बीट्स है कि 3 बीट्स है। तो अगर 4 बीट्स होगा तो 3 ताल की बंदिश गाएंगे, और 3 बीट्स है तो 1 ताल की बंदिश गाएंगे। तो मुझे, हमारे लिए भारतीय संगीत मतलब शास्त्रीय संगीत के लिए कोई तकलीफ नहीं है किसी भी चीज में, क्योंकि स्वर, चाहे हम सारेगामा बोले, चाहे डोरे मीफा बोले, सारेगामा पा धा नी सा, डोरे मीफा सो ला टी डो, तो वेस्टर्न में हाँ वही है। तो इसमें 12 स्वर जो है हमारे यहाँ भी है, 12 स्वर वेस्टर्न में भी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है और ना इसके लिए घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बच्चों को जो पसंद है वो सीख सकते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, एक पसंद उनका है, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा कि गला अगर तैयार करना है, अगर स्वर सही करना है, तो जो अलंकार है उस अलंकार का रियाज करें। आज के दौर में भी हम देखते हैं मैम, भले ही हम कितने भी मॉडर्न हो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने घर पे बताना कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे सिंगिंग में आगे जाना है, वो कहीं भी कठिन सामने आता है देखने को। तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाएं तो समय तो बीत गया है, लेकिन लड़कियों के कह रहे हैं कि अगर उन लोगों को अगर जाना चाहते हैं, म्यूजिक के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे प्रबंध है। आप संगीत का उसमें संगीत का पढ़ाई करके आप PhD हासिल कर सकते हैं। आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में आपका हो सकता है। और दूसरी बात है, रेडियो है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, उसके लिए भी आप ऑडिशन दे सकते हैं। अगर आप में क्वालिटी है तो जरूर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा और ऑडिशन आप दीजिए, ऑडिशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। स्टेज कार्यक्रम है, मैं ये कहूंगी कि आपको जिस तरह से हमारे इंडिया का, भारत का जो संस्कृति है, उस संस्कृति को निभाते हुए आप कार्यक्रम प्रस्तुत करें। हाँ, आपका पहनावा और वो उसका चयन, साहित्य का चयन वो उसी हिसाब से करिए, क्योंकि बहुत सस्ता लोकप्रियता की तरफ ना जाए, और धीरे धीरे आपका, क्योंकि सस्ता लोकप्रियता में जाने से आपका थोड़ा सा, आपको जैसे इज्जत की कमी हो जाती है ना, तो आप उसको ध्यान रखते हुए, उस चीज को, सारे चीज को ध्यान रखते हुए, और आप संगीत का साधना करिए। और कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती, जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी होते नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप सरस्वती का मन से अगर साधना करेंगे तो लक्ष्मी जी अपने बहन के पास जरूर आएंगे। मैम, हम गायन की बात कर रहे थे, वादन की भी बात कर लेते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं, जैसे हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, सितार हो गया, अभी भी महिलाओं की भूमिका हमें कम है। तो ऐसा क्यों? इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए संगीत, हाँ आपने सही कहा है, उतना इंटरेस्ट हमने महिलाओं को दिखता नहीं है ना, बहुत ही कम। मतलब जैसे तबला भी हाथ में गिने हुए ही कलाकार है, महिलाओं का कलाकार है, सितार फिर भी महिलाएं हैं, लेकिन सारंगी वगैरह भी 1-2 छोड़ के और नहीं है। तो किस लिए है, उसके लिए मुझे मालूम नहीं है। तो गुरु के उतने प्रॉपर गुरु नहीं मिल रहे होंगे, कि अगर मिल रहे होंगे तो आने जाने का प्रॉब्लम होता है। अभी भी स्टिल हमारे भारत में उतना महिलाएं उतना फ्री नहीं हो पाते हैं। सब जगह बड़े बड़े शहरों की बात छोड़ के ऐसे आम शहरों की बात बोल रहे हैं कि तो आना जाना और महिलाओं को थोड़ा सा दिक्कत होती है दूसरे देशों की तुलना में, भारतवर्ष में। तो इसी के लिए हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आ रही होगी।
आजकल जो डिजिटलाइजेशन चला हुआ है, सब कुछ ऑनलाइन है, क्या वो हमारे लिए सुविधा है या कहीं न कहीं हमारी संस्कृति से हमें दूर कर रहा है? नहीं, नहीं, संस्कृति से दूर नहीं कर रहा है। हुँ, देखिए डिजिटल जो लाइफ़ चल रही है, उसमें हर चीज़ की दोनों पहलू होती है। एक अच्छा पहलू होती है, एक बुरा पहलू होती है। अगर हुँ, यदि ज़्यादा कर लेंगे, अगर ज़्यादा खा लेंगे तभी तबीयत खराब होएगी ना। हुँ, ज़्यादा पानी पी लेंगे तभी भी तबीयत खराब होगी। तो बैलेंस करके चलना चाहिए ना। डिजिटल तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब जो है आप हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस भी होता है। हुँ, अब अमेरिका से जो बच्चे सीख रहे हैं, इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंग्लैंड से स्टूडेंट्स हैं और मतलब कलकत्ता है और बैंगलोर और दिल्ली, ये सब की जगह से तो है ही है। हुँ, बाहर विदेशों के भी जो स्टूडेंट्स हैं, तो ऑनलाइन की से ही संभव हो पाया कि हम वहाँ तक अपने संगीत को पहुँचा पा रहे हैं। तो अगर हर चीज़ की अति अगर होगा वो तो खराब होगा ही है। बिल्कुल। तो मैं मानती हूँ कि जो भी चीज़ जो भी चेंजेस आ रहा है वो सहर्ष एक्सेप्ट करिए हुँ, और उसके अच्छाई को लीजिए, हुँ, उसको बुराई को छोड़ दीजिए ना, अच्छाई लीजिए हुँ। और बुराई को छोड़ दीजिए। ठीक है। मैम अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, हाँ। मैम बनारस की हम बात कर रहे थे, तो बनारस में महिलाओं का संगीत में क्या योगदान रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका हुँ, क्योंकि बनारस जो है ना चारों पट की गायकी के लिए जाना जाता है। चारों पट की गायकी मतलब एक है सबसे पहले ध्रुपद धमाल, उसके बाद है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में क्या है हुँ, कि ध्रुपद धमाल भी शास्त्रीय संगीत है, हुँ, लेकिन ध्रुपद धमाल, फिर ख्याल, हुँ, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, चतुरंग, ये सब है। तीसरे में आता है उपशास्त्रीय संगीत, उसमें क्या होता है कि ठुमरी, दादरा, है ना? जी। ये सब सादरा, ये सब आता है और उसके बाद आता है चौथी वो जो चारों पार्ट में 4 नंबर पे आता है, वो आता है लोक संगीत और सुगम संगीत। हुँ, तो बनारस की जो महिलाएँ थी, शुरू शुरू से ही लेके गौहरजान से लेके और हमारी सिद्धेश्वरी देवी जी से लेके और गिरिजा देवी तक आज बहुत अच्छा दिन आप आए हैं। हुँ, आज गिरिजा देवी जी का जन्मदिन है अच्छा। और सब लोग मना भी रहे हैं और उनको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और वहाँ तक की जो महिलाएँ हैं बहुत महिलाएँ बड़े मतलब बड़ी मोती, छोटी मोती, हाँ, जानकी बाई, तो ऐसी-ऐसी बहुत महिलाएँ हैं जो इस संगीत को आगे लेके आए हैं और यहाँ तक पहुँचाए हैं। हुँ, तो उनको सभी महिला कलाकारों को मैं नमन करती हूँ क्योंकि बनारस के संगीत को चाहे वो ख्याल हो, चाहे ध्रुपद हो, चाहे ठुमरी दादरा हो, चाहे हुँ, टप्पा हो, तो हुँ, उन्होंने बहुत अच्छा इस तरह को संरक्षण किया और हम लोग अभी भी सुनने को मिलता है। हुँ, ठीक है। ठीक है मैम, तो आखिरी सवाल हमारे लिए नहीं, हमारे दर्शकों के लिए, जी, जी, आप जी। अगर एक गीत गाकर सुना दें? हाँ, जी, जी, बिल्कुल और बनारस के एक दादरा सुनाती हूँ। आ सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, प्यारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, वो तो ठाड़े, वो तो ठाड़े, वो तो ठाड़े, वो तो ठाड़े, वो तो ठाड़े कदम की छैया, वो तो ठाड़े कदम की छैया, धूप का माला रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आज थैंक हमारे यू। साथ जुड़ी हुई थी सुचिता गुप्ता जी, जिनकी आवाज़ में पूरी बनारस की आत्मा बसती है। आपने हमारे साथ देखा कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस गाने को प्रस्तुत किया और भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए वॉइस इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ अलीशा।